हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं योगेश चतुर्वेदी और आज का हमारा टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इन द इक्वेटोरियल और ब्रॉड साइड और कोएक्सियल पोजीशन। तो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में तीव्रता देखी थी। आज हम निरक्षीय स्थिति में देखेंगे। तो सबसे पहले इसमें शब्द आया विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव क्या है? तो देखिए, चित्र में ये जो ए बी यहाँ दर्शाया गया है, यही है एक विद्युत द्विध्रुव। तो ए बी नाम के विद्युत द्विध्रुव में दो आवेश हैं, एक है -q और एक है +q, जिनके बीच की दूरी है 2a और इसको हमने इस डेरिवेशन में वायु अनुपात में रखा गया है। फिर क्वेश्चन कहता है विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति। तो ये निरक्षीय स्थिति क्या है? तो देखिए फ्रेंड्स, विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से द्विध्रुव की अक्ष के लंबवत खींची गई रेखा अर्थात विद्युत द्विध्रुव के लंबार्धक को ही द्विध्रुव की निरक्ष कहते हैं। देखिए चित्र में ये जो ए बी नाम का द्विध्रुव है, इसके मध्य बिंदु, ये जो हमने ओ दिखाया है, इस मध्य बिंदु ओ पर ये द्विध्रुव की अक्ष ए बी, इससे लंबवत लाइन खींचें तो ये जो लंबवत लाइन है, यही लाइन क्या कहलाएगी? निरक्ष। या इसको गणित की भाषा में कहें तो ये लंबार्धक है, मतलब ऐसी भुजा जो लंब भी है और दो बराबर भागों में बांट भी रही है। तो इस लंबार्धक को ही निरक्ष कहा जाता है। वह बिंदु जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है द्विध्रुव की निरक्ष पर स्थित हो तो उसकी स्थिति निरक्षीय स्थिति कहलाती है। तो यहाँ देखिए, हमने ये निरक्ष बनाई थी, बिंदु P इसी निरक्ष पर स्थित है, ये वाला बिंदु P, इसलिए इस बिंदु P की स्थिति हुई द्विध्रुव के सापेक्ष निरक्षीय स्थिति। तो हम इस द्विध्रुव ए बी के कारण निरक्षीय स्थिति में इसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर हमने जो बिंदु P लिया है, इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने वाले हैं। देखिए, यही मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। चित्र में ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जिसके आवेश क्रमशः -q व +q हैं। इनके बीच की दूरी 2a है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर निरक्षीय स्थिति में कोई बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके आगे फ्रेंड्स, आप एक चीज़ इसमें और जोड़ लें कि द्विध्रुव को वायु या निर्वात में रखा गया है। अब इस द्विध्रुव के कारण जब हम बिंदु P पर तीव्रता ज्ञात करेंगे तो जैसे हमने अक्षीय स्थिति में किया था वैसे ही इसमें करेंगे कि अलग अलग दोनों आवेशों, मतलब -q आवेश और +q आवेश के कारण हम बिंदु P पर तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो पिछले डेरिवेशन का अनुभव ये कहता है कि तीव्रता ज्ञात करते समय हमको दूरी की आवश्यकता पड़ती है। तो A से बिंदु P की दूरी है AP और B से बिंदु P की दूरी है BP। पिछले अक्षीय स्थिति में वो दूरी हमको डायरेक्ट चित्र में देखने पर मिल रही थी, लेकिन यहाँ ये जो दूरी है, ये दूरी हमको ज्ञात करनी पड़ेगी। और वो कैसे ज्ञात करेंगे हम? तो देखिए, ये जो O है, OAP, ये एक समकोण त्रिभुज है। तो इस समकोण त्रिभुज में ये जो AP भुजा है, ये कर्ण भुजा है। ये कर्ण की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, जिसमें लंब OP की वैल्यू है r और आधार AO की वैल्यू है a। ये a कहाँ से आई? तो AB की कुल लंबाई थी 2a, O इसका मध्य बिंदु था, इसलिए A से लेकर O तक की दूरी होगी a और O से लेकर B तक की दूरी भी होगी a। चलिए फ्रेंड्स, ज्ञात करते हैं।
तो समकोण त्रिभुज AOP में, ये AOP में आए हम, लगाई पाइथागोरस प्रमेय। प्रमेय कहती है कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार के वर्ग के। तो यहाँ कर्ण भुजा है AP, ये लिखा हमने AP। कर्ण को हाइपोटेनियस भी कहते हैं। जो लंब भुजा है ये परपेंडिकुलर भी कहलाती है। जो OP है तो OP का स्क्वायर, और जो आधार भुजा है उसको बेस भी कहते हैं। तो AO को लिखा हमने बेस या आधार की जगह इसका स्क्वायर। अब AP की वैल्यू तो हमें ज्ञात करनी थी। OP की वैल्यू हमारे पास R है, AO की वैल्यू हमारे पास A है। हमने यहाँ वैल्यू रख दी, AP का मान निकाला, स्क्वायर को ट्रांसफ़र किया तो रूट आ गया, ये AP का मान आ गया। तो जैसे हमने AP का मान निकाला वैसे ही मान हम BP का निकाल सकते हैं, क्योंकि इस वाले समकोण त्रिभुज से जो BP हम निकालेंगे तो वहाँ पर भी लंब भुजा R और आधार भुजा वही A होगी। तो इस प्रकार हमने जैसे AP निकाला था उसी प्रकार लिख दिया BP की वैल्यू भी √R² प्लस A² होगी। अब फ्रेंड्स इस डेरिवेशन में मुझको cos थीटा की आवश्यकता भी पड़ने वाली है, तो मैं यहाँ पहले ही उसको निकाल लेता हूँ। cos थीटा कैसे बनाएं, तो cos की वैल्यू होती है आधार बटे कर्ण, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो आधार क्या है इसमें AO और कर्ण क्या है AP। तो AO अपॉन AP, AO का मान है A और AP की वैल्यू है √R² प्लस A², जो हमने यहाँ निकाली थी। अब हम इस चित्र में जो बाकी और चीज़ें आप देख रहे हैं इनको अभी थोड़ी देर में आपको समझाएंगे। क्योंकि अभी हमको इस -Q और +Q के कारण अलग अलग तीव्रता निकालनी है। चलिए फ्रेंड्स, तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले निकाल रहे हैं हम -Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बिंदु आवेश के कारण तीव्रता का फॉर्मूला आप जानते हैं, वहाँ से हमने मान निकाला। फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q अपॉन, यहाँ R² आता था, R का मतलब था दूरी, तो दूरी का स्क्वायर हमको लिखना है। तो दूरी कहाँ से कहाँ, ये -Q आवेश से बिंदु P तक की। तो -Q आवेश से बिंदु P तक की दूरी है AP, इसलिए लिखा हमने यहाँ AP का स्क्वायर। तीव्रता का ऐसा ही मात्रक न्यूटन पर कूलाम। डायरेक्शन P से कैसे लिख दिया हमने, आइए चित्र में देखें। इस बिंदु P पर -Q आवेश के कारण तीव्रता निकालने के लिए मैंने आपको पहले ही बताया है कि जिस बिंदु पर तीव्रता की दिशा चाहिए वहाँ हमको मन से कल्पना कर लेनी होती है पॉजिटिव चार्ज की। यदि हम यहाँ पॉजिटिव चार्ज माने तो इस पॉजिटिव चार्ज पर ये नेगेटिव चार्ज जो है वो एट्रैक्शन फोर्स लगाएगा, आकर्षण बल लगाएगा। आकर्षण बल लगाने का मतलब ये इसको अंदर की ओर खींचेगा। तो जो दिशा इस धनावेश पर लगने वाले बल की है वही तीव्रता की होती है। तो बल की दिशा P से A की ओर, P से A की ओर दिशा आ गई हमारी तीव्रता, जिसको हमने EA नाम दिया है। तो ये लिख दिया हमने P से A की ओर। AP की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, देखिए यहाँ निकाली थी √R² प्लस A²। ये लिखा हमने यहाँ √R² प्लस A², ये ऊपर स्क्वायर लगा था तो स्क्वायर किया, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, अंदर बचा R² प्लस A²। ये हमारे निकल आई EA, मतलब -Q के कारण बिंदु P पर तीव्रता। अब ऐसे ही हम +Q आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता निकालेंगे। फॉर्मूला वही बिंदु आवेश की तीव्रता का है, जिसमें 1/4πε0 और Q, ये तो हमारा फॉर्मूले से ही आ गया। नीचे आएगा दूरी है BP। BP कैसे, क्योंकि पॉजिटिव Q चार्ज B पर रखा है और B से P तक की दूरी BP बनी, तो लिख दिया हमने यहाँ BP। ये ऊपर लगा हुआ है स्क्वायर, क्योंकि दूरी का स्क्वायर आता है। अब आप ये सोच सकते हैं, जब मैंने -Q के लिए तीव्रता निकाली जब भी यहाँ प्लस का Q लिखा, और +Q निकाली तब भी यहाँ प्लस का Q लिखा। तो फ्रेंड्स ये मैंने आपको पिछले वीडियो में ही बताया था कि जो तीव्रता हमने निकाली है बिंदु आवेश के कारण वो कूलाम के नियम से निकाली है। कूलाम के नियम में जो बल हमने निकाला था उस बल में आवेशों का परिमाण आता है। परिमाण का मतलब केवल संख्या, चिन्ह नहीं आता है, इसलिए चिन्ह हमको नहीं लेना है, केवल इसका मैग्नीट्यूड, इसका परिमाण लेना है। इसलिए माइनस होने पर भी माइनस ना लेकर केवल संख्या ली है तो प्लस आया, और यहाँ तो प्लस था ही इसलिए प्लस आ गया।
अब ये जो बी पी है इसकी वैल्यू भी वही थी जो ए पी की है, तो वही वैल्यू दी अपन ने। देखो यहाँ लिखा भी था रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये आ गया रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये स्क्वायर लगा था, यहाँ स्क्वायर आ गया, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो बचा हमारा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसकी यूनिट भी न्यूटन पर कूलाम। डायरेक्शन बी से पी कैसे आई? बी से पी डायरेक्शन देखिए चित्र में, ये जो चित्र है इस चित्र में बिंदु पी पर दिशा चाहिए अब हमको इस बी प्लस क्यू आवेश के कारण। तो फिर से यहाँ हम मन से कल्पना करें पॉजिटिव चार्ज की। यदि यहाँ पॉजिटिव चार्ज रखा होगा तो ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। प्रतिकर्षण बल का मतलब बाहर की ओर धक्का लगेगा। तो जब बाहर की ओर बल लगेगा तो उसकी डायरेक्शन कहाँ होगी? बी से पी, ये बाहर की ओर, जो हमने ई बी के माध्यम से दिखाई है। तो ये जो दिशा है वो बी से पी की ओर है, तो लिख दी हमने बी से पी। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को आप देखें तो जो ई ए की वैल्यू है वही ई बी की वैल्यू है। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड हमको क्या कहती है कि ई ए की वैल्यू ई बी की वैल्यू के बराबर है, इक्वल है। अब आ जाइए चित्र में, देखें इस बिंदु P पर हमको तीव्रता ज्ञात करनी थी, तो हमने अलग अलग दोनों आवेशों के कारण तीव्रता ज्ञात की। इस माइनस क्यू के लिए ई ए तीव्रता आई, प्लस क्यू के लिए ई बी तीव्रता आई। अब चूंकि ये ई ए और ई बी जो तीव्रताएं हैं वो ना तो समान दिशा में है और ना विपरीत। यदि समान दिशा में होती तो परिणामी जोड़कर निकालते, विपरीत दिशा में होती तो घटाकर निकालते, जैसे हमने अक्षीय स्थिति में घटाकर निकाला था। अभी चूंकि इनकी कोई निश्चित ऐसी डायरेक्शन नहीं है तो हमको इसके घटक निकालने पड़ेंगे, इसके फैक्टर करने पड़ेंगे, उसके लिए हमको इस थीटा की आवश्यकता होगी। तो हमने इन दोनों के बीच का एंगल थीटा मान लिया है, ये दोनों साइड इक्वल हैं, तो ये भी क्या हो गया हमारा थीटा। अब अगर ये थीटा है तो ये जो हमने एक लाइन खींची है, इस लाइन के और इस लाइन के ये जो एंगल बन रहा है ये भी थीटा बना। क्यों बना? क्योंकि ये दोनों लाइनें समांतर हैं और ये एक तीसरी लाइन इसको काट रही है, तो ये दोनों एंगल कहलाते हैं एकांतर कोण। तो एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं, इसलिए ये भी थीटा हो गया है। ऐसे ही ये लाइन और ये लाइन दोनों समांतर लाइनें हैं, ये तीसरी लाइन इनको काटते हुए चली जा रही है, तो ये वाले कोण, ये दोनों कोण जो ऊपर दिख रहे हैं आपको, ये भी बराबर होंगे क्योंकि ये कहलाते हैं संगत कोण। तो चूंकि ये दोनों बराबर हैं तो ये थीटा हो गया, ये दोनों बराबर हैं तो ये थीटा हो गया। अब इन थीटा की सहायता से हम ई ए और ई बी के घटक निकालेंगे। तो ई ए के जब हम दो घटक निकालेंगे तो एक थीटा के पास वाला होगा, हमेशा पास वाला घटक कॉस में आता है, तो ई ए कॉस थीटा, और एक इस कॉस के लंबवत होगा। तो यहाँ से 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए, मतलब इस थीटा को शामिल करते हुए बनाओ 90 डिग्री का एंगल, तो ये बिल्कुल परपेंडिकुलर यहाँ आएगा और ये हो गया ई ए साइन थीटा। ऐसे ही इस थीटा ऊपर वाले के सापेक्ष ई बी के घटक निकालेंगे, तो जो थीटा के पास वाला है वो कॉस में आएगा, तो ये थीटा कहाँ बन रहा है? इस पर। तो इस लाइन के लिए आ गया इस ई बी का घटक ई बी कॉस थीटा, और इस थीटा को शामिल करते हुए, ई बी को शामिल करते हुए ये लंबवत लाइन खींची, तो फिर ये लाइन गई ऊपर, यह आ गया ई बी साइन थीटा। तो इस प्रकार चित्र में हमको ई ए और ई बी के ये दो इसके और दो इसके, ऐसे चार परस्पर घटक हमको मिल गए। तो अब इस बिंदु P पर हमारे पास एक, ये दो, ये तीन और ये चार तीव्रताएं हैं, इनका परिणामी चाहिए। तो अब आप देखो ये दोनों विपरीत हैं और ये दोनों एक ही डायरेक्शन में हैं, तो विपरीत दिशा वाले परिणामी घटाकर निकालते हैं। ई ए की वैल्यू ई बी की वैल्यू के बराबर थी, देखिए हमने यहाँ निकाला भी था, ई ए इज इक्वल टू ई बी। तो अगर ई ए ई बी के बराबर है तो ई ए साइन थीटा बराबर होगा ई बी साइन थीटा के। विपरीत सदिश का परिणामी घटाकर निकालेंगे तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब ये दोनों एक ही डायरेक्शन में है, समान दिशा में है, तो ये जुड़ेंगे। तो इसका मतलब अब इस बिंदु P पर जो परिणामी तीव्रता होगी उसमें ये दोनों कैंसिल हो गए, केवल बचे ये दोनों, तो इनको जोड़कर निकालेंगे हम बिंदु P पर परिणामी तीव्रता। देखिए यहाँ मैंने लिखा भी है,
ये लिखा है चित्रानुसार ई ए और ई बी के दो परस्पर लंबवत घटक ई कॉस थीटा ई ए साइन थीटा, ऐसे ई बी के किए ई बी कॉस थीटा ई बी साइन थीटा। अब बिंदु पी पर निकाल रहे हैं हम परिणामी तीव्रता। तो मैंने जैसे चित्र में आपको बताया था कि ये साइन वाले घटक कैंसिल हो गए, कॉस वाले घटक को जोड़ना है, तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया E इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा प्लस ई बी कॉस थीटा। अब ई ए और ई बी आपस में बराबर हैं, तो ई बी को भी हम क्या लिख रहे हैं ई ए। अब अगर ये ई ए कॉस थीटा है तो ये भी बन गया ई ए कॉस थीटा, दोनों जुड़ गए तो हो गए 2 ई ए कॉस थीटा। तो ई ए की वैल्यू क्या है, ये ई बी और ई ए बराबर थे, किसी भी एक इक्वेशन से रख सकते हैं हम। ई ए की वैल्यू है 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये मैंने यहाँ एज इट इज़ रख दी है। कॉस थीटा की वैल्यू मैंने आपसे कहा था बाद में आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए हमने इसको पहले ही निकाल लिया था। तो ये वैल्यू है ए अपॉन रूट अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये लिख दिया मैंने यहाँ अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ऊपर लिखा हुआ है ए। अब जब आप इसका इंटू करेंगे तो ऊपर बनेगा 2QA या Q इंटू 2A। तो Q इंटू 2A होता है P का मतलब हमारा द्विध्रुव आघूर्ण। तो हमने 2 को Q को और A को हटाकर क्या लिख दिया P, और नीचे देखिए 1/4πε0 तो लिखा ही है, ये था आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1, यहाँ पर है आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर रूट मतलब 1/2। तो जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो होल पावर हो जाएगी 3/2। तो इस प्रकार ये हमारा आंसर आ चुका है। अब इस आंसर में यूनिट, तो चूंकि ये भी तीव्रता है तो वही इकाई न्यूटन पर कूलाम, डायरेक्शन क्या होगी, तो अब डायरेक्शन को थोड़ा समझना पड़ेगा। परिणामी तीव्रता क्या हमारी ऊपर आई थी, क्या नीचे आई थी, क्या इस दिशा में थी, इसमें थी या इसमें थी, तो आंसर है परिणामी तीव्रता हमारी इन दोनों को जोड़कर निकाली थी। तो ये डायरेक्शन किसकी है, हमारी परिणामी तीव्रता की। तो इस परिणामी तीव्रता की दिशा P से यहाँ कोई बिंदु होता उस ओर लिखते हम। अब हमने कोई बिंदु माना नहीं है, जो ये डायरेक्शन है इसी डायरेक्शन को हम B से A ये लिख सकते हैं, मतलब ये दिशा और ये दिशा एक ही है। यहाँ पर खड़ा होकर कोई व्यक्ति इशारा करेगा इस डायरेक्शन में चलना है, तो यहाँ पर खड़ा होकर भी वो यही कहेगा कि इस डायरेक्शन में ही चलना है। तो ये समांतर सदिश होते हैं फ्रेंड, जिनको हम एक दूसरे से रिप्लेस कर सकते हैं। तो इसलिए इस डायरेक्शन को हम B से A भी कह सकते हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पर डायरेक्शन लिख रहा हूँ B से A। अब इसमें कंडीशन लेते हैं, R और A हमारे पास दो दूरियां थीं। यदि R की वैल्यू A से बहुत ज़्यादा है तो A की वैल्यू बहुत कम होगी, तो A स्क्वायर की वैल्यू को नगण्य मान लेंगे। अगर इसको नगण्य मानेंगे तो ये 0 हो जाएगा, हट जाएगा, इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट होगा, बचेगा केवल 3, तो R क्यूब नीचे रह जाएगा, तो ये R क्यूब आ गया, ऊपर बचा है P, बाकी यूनिट और डायरेक्शन सेम टू सेम है। तो यहाँ से देखिए फिर हमको वही इक्वेशन मिली कि ई आर क्यूब के व्युत्क्रमानुपाती है। तो द्विध्रुव में चाहे हम अक्षीय स्थिति में हो या निरक्षीय स्थिति में हो, दोनों ही स्थितियों में जो तीव्रता होगी वो दूरी के क्यूब के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अब इसमें यदि हम माध्यम ले लें तो माध्यम का परावैद्युतांक यदि हमने के लिया है तो इस के को कहाँ रखें, तो जैसा मैंने पिछले डेरिवेशन में भी आपको बताया था कि के का रिलेशन इस एप्सिलॉन नॉट के साथ है। ये दोनों पक्के मित्र हैं, जहाँ एप्सिलॉन नॉट होगा वहाँ के होगा। तो यदि हम इस फॉर्मूले से इसको माध्यम का बनाएंगे तो इस एप्सिलॉन नॉट के बाजू में के आ जाएगा, और हमारा ये फार्मूला देखिए ऐसे कन्वर्ट हो गया। ये बाकी सब सेम टू सेम है, सेम टू सेम, केवल एप्सिलॉन नॉट के बगल में के आ गया। और यदि इस फार्मूले से बनाना चाहें तो यहाँ पर के आएगा, देखिए ये लिख दिया 1/4πε0 के P/R क्यूब। तो इस प्रकार हमारे पास निरक्षीय स्थिति में तीव्रता के ये 4 फार्मूले बन जाते हैं। अब दो बातें हैं जो आपको समझना आवश्यक है। एक,
इस वाली तीव्रता की डायरेक्शन, ये भी सदिश राशि है, पी भी सदिश राशि है, लेकिन यहाँ इन दोनों की दिशा समान नहीं है। क्यों नहीं है तो समझना इस चीज़ को। चित्र में चलिए, यहाँ तीव्रता की दिशा आ रही है ये इस डायरेक्शन में, मतलब पॉजिटिव क्यू से नेगेटिव क्यू की ओर, और जबकि जो पी है, पी मतलब इस बिंदु की बात नहीं चल रही है, इस पी की बात चल रही है द्विध्रुव आघूर्ण। द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है जिसकी दिशा होती है माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर। तो निरक्षीय स्थिति में तीव्रता की जो दिशा है वो द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा के विपरीत होती है, जबकि अक्षीय स्थिति में दोनों एक ही दिशा में थे। ये पहली चीज़। दूसरी चीज़, अक्षीय स्थिति में तीव्रता का भी फॉर्मूला बिल्कुल ऐसा ही था, बस यहाँ पर 2 आता था, वो 2p होता है। यदि आप भूल गए हों तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखें, वहाँ 2p आता है, यहाँ केवल p आता है। इसका मतलब जो निरक्षीय स्थिति में तीव्रता है वो अक्षीय स्थिति की आधी है, या अक्षीय वाली तीव्रता इस निरक्षीय वाली तीव्रता की 2 गुनी होती है। फ्रेंड्स, ये दोनों अक्षीय और निरक्षीय वाले टॉपिक बेहद इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, इसलिए आप इनकी तैयारी बहुत अच्छे से करें। यदि कहीं कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो वीडियो को आप दोबारा देखें। मुझे उम्मीद है आपको आज का टॉपिक पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।